हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं इसी में साथ सोशल साइंस में एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों से संबंध। मीन्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत की विदेश नीति एवं हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे देश के संबंध कैसे हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं विदेश नीति से। विदेश नीति उन सिद्धांतों का समूह है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाता है। मीन्स विदेश नीति क्या है? विदेश नीति उन सिद्धांतों का समूह है जो कि एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को राष्ट्रीय हितों को लेकर दर्शाता है या उसके लिए वह अपनाता है। दूसरे राज्यों से अपने संबंधों के स्वरूप स्थिर करने के निर्णयों का क्रियान्वयन ही विदेश नीति है। क्या है? दूसरे राष्ट्रों, राज्यों मीन्स राष्ट्रों, तो दूसरे राष्ट्रों से अपने संबंधों को स्थिर करने के निर्णयों और फिर उन्हें क्रियान्वित करना ही विदेश नीति है। इस प्रकार विदेश नीति एक स्थायी नीति होती है जो राष्ट्रीय जीवन मूल्यों से निर्मित होती है। मीन्स क्या होता है? विदेश नीति एक स्थायी नीति होती है हर देश की। हर देश अपने देश के संबंध दूसरे देशों के साथ किस तरह रखना चाहता है, उनके साथ अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध बनाना चाहता है, तो वह एक उसके कि जीवन मूल्यों से निर्मित होती है। यानी हर देश की अपनी एक विदेश नीति होती है जो कि वह दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। अब हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति की। भारत की विदेश नीति का विश्व पर गहरा प्रभाव है। यानी हमारा जो देश है भारत, उसका दूसरे देशों के साथ व्यवहार करने के लिए हमारे देश ने जो नीति बनाई है विदेश नीति, उसका दुनिया के बाकी देशों पर या पूरी दुनिया की हम बात करें पूरे विश्व पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत की सांस्कृतिक अतीत अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है। यानी हमारे देश का जो अतीत है, हमारे देश का जो इतिहास रहा है वह बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। न केवल पड़ोसी देशों के साथ बल्कि दूर दूर स्थित देशों के साथ भी भारत ने मित्रतापूर्वक संबंधों के लिए प्रयत्नशील रहा है। यानी हमारा देश सिर्फ हमारे देश के देश से लगे हुए पड़ोसी देशों के साथ ही नहीं, बल्कि दूर दूर स्थित जो हमारे देश से लगे नहीं है उन देशों के साथ भी हमारे देश के संबंध मित्रतापूर्वक हमेशा से ही रहे हैं, और नहीं भी हैं तो भी हमारे देश ने उन्हें मित्रतापूर्वक बनाने का प्रयत्न किया है, यानी कि कोशिश की है। भारत की विदेश नीति की जड़ें विगत कई शताब्दियों में विकसित सभ्यताओं के मूल में छिपी हुई हैं। यानी हमारे देश की जो विदेश नीति है वह पिछले कई शताब्दियों में विकसित सभ्यताओं में छिपी हुई है। हमारे देश की जो मित्रतापूर्वक व्यवहार करने की जो विदेश नीति है और हमारे देश की, वह हमारे देश की सभ्यताओं में कि सदियों से छिपी हुई है और चली आ रही है। और इसमें प्राचीन तथा मध्ययुगीन चिंतन शैलियों, ब्रिटिश नीतियों की विरासत, स्वाधीनता आंदोलन तथा विदेशिक मामलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहुंच, गांधीवादी दर्शन के प्रभाव आदि का भी बहुत ही प्रभावशाली योग रहा है। यानी इस तरह हमारे देश की विदेश नीति रही है और इन सभी चीज़ों का हमारे में योगदान रहा है। ये जिनकी बात मैंने अभी यहाँ पे की है, इन सब चीज़ों का योगदान हमारे देश की विदेश नीति पर देखने को मिलता है। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे देश की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य क्या है। हमारे देश की विदेश नीति के लक्ष्य क्या है, यानी हमारे देश ने कौन कौन से लक्ष्य बना रखे हैं। नंबर 1 है भारत को विश्व की प्रभावशाली शक्ति बनाना। यानी हमारे देश की जो विदेश नीति है उसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो ये है कि हमारे देश को विश्व की प्रभावशाली शक्ति बनाना पूरी दुनिया में। दूसरा उसका जो लक्ष्य है वो यह है कि भारत के औद्योगिक विकास के लिए दूसरे देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। यानी दूसरा लक्ष्य हमारे देश की विदेश नीति का यह है कि हमारे देश को औद्योगिक स्तर पर विकसित करने के लिए दूसरे देशों के साथ आर्थिक
सहायता भी अगर हमें प्राप्त करनी पड़े तो हम वो करेंगे। ये भी हमारे देश की विदेश नीति का एक लक्ष्य है। इसके अलावा और कौन कौन से लक्ष्य हैं उन्हें हम जरा विस्तार से जानेंगे। उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करना, यानी हमारा जो देश है भारत, वह शुरू से ही उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता आया है। उपनिवेशवाद मतलब कि किसी दूसरे राज्य किसी दूसरे देश ने जिसके ऊपर शासन किया है वह मतलब उसका उपनिवेश कहलाता है। जैसे हमारे देश के ऊपर इंग्लैंड ने शासन किया है तो हमारा देश इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है। तो और साम्राज्यवाद यानी विस्तारवाद नीति, तो इन दोनों चीज़ों का विरोध हमारा देश शुरू से करता आया है और आज भी करता है। और इसका एक और लक्ष्य है एशिया और अफ्रीका के देशों के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना, यानी एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं उनमें अगर कोई देश किसी का गुलाम है तो उसमें स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना, यानी अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए अगर कोई आंदोलन करता है तो उन आंदोलनों का समर्थन भी हमारा देश भारत करता है। यह भी हमारे देश की विदेश नीति का एक लक्ष्य है। राष्ट्रमंडल देशों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखना, यानी जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनसे भी अच्छे संबंध बनाना, यह भी हमारी विदेश नीति का एक लक्ष्य है। राष्ट्र हितों की पूर्ति करना, यानी राष्ट्र के हितों की पूर्ति करना। इसके अलावा वैदेशिक व्यापार के विकास हेतु आवश्यक दशाओं का निर्माण करना। प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना, यानी जो भारतीय व्यक्ति यानी जो हमारे देश में नहीं रहते NRI हैं, जो प्रवासी भारतीय हितों की रक्षा करना, जो NRI हैं उनके मतलब हितों की रक्षा करना भी हमारे विदेश नीति का एक लक्ष्य मतलब विदेश नीति का एक लक्ष्य है। इसके अलावा पारस्परिक आर्थिक तथा जनहित के रक्षार्थ एशियाई अफ्रीकी देशों को संगठित करना, यह भी हमारी विदेश नीति का ही एक लक्ष्य है। इसके अलावा लास्ट जो हमारा लक्ष्य विदेश नीति का वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन तथा सहयोग, यानी कि जितने भी मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट बताए हैं यह सभी हमारी विदेश नीति के लक्ष्य। हमारे देश ने जो दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने के लिए जो नीति बनाई है उनका लक्ष्य ये सभी बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। और लास्ट जो लक्ष्य है वो क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन करना। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक संस्था है जो कि दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए बनाई गई है, तो उसका समर्थन करना और उसका सहयोग प्राप्त करना, यह भी हमारी विदेश नीति का लक्ष्य है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों की। नंबर 1 है विदेश नीति का जो प्रमुख सिद्धांत है वह है नंबर 1 है गुट निरपेक्षता। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई है। क्या है? पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए हमारे देश ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई है, और जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। गुट निरपेक्षता, गुट मीन्स होता है समूह, निरपेक्षता मतलब उससे दूर रहना। तो हमारे देश ने जो अपना सिद्धांत बनाया है विदेश नीति का वो ये है कि हमारा देश दुनिया के किसी भी गुटों में शामिल नहीं है। गुट निरपेक्षता यानी कि दुनिया में जो देशों के आपस में समूह बने हुए हैं, गुट बने हुए हैं, उनसे दूर रहना, ये भी हमारी विदेश नीति का एक सिद्धांत है। तो हमारा देश किसी भी शक्तिशाली देशों के गुटों में शामिल नहीं है। गुट निरपेक्षता की नीति ना तो पलायनवादी है और ना ही अलगाववादी, बल्कि मित्रतापूर्ण सहयोग को संभव बनाने की है। यानी जो गुट निरपेक्षता की नीति है वह ना तो पलायनवादी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना, और ना ही अलगाववादी, अलगाववादी मतलब एक दूसरे से दूरी बनाना, तो इस तरह की नहीं है, बल्कि क्या है, मित्रतापूर्ण सहयोग को संभव बनाने की नीति है। इसके अलावा दूसरा जो सिद्धांत है हमारी विदेश नीति का वो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। साम्राज्यवाद मतलब अपने देश की सीमाओं का विस्तार करना, उपनिवेशवाद मतलब किसी दूसरे देश को गुलाम बनाना, उसके ऊपर शासन करना। तो इन दोनों चीज़ों का विरोध हमारा देश शुरू से करता आया है और आज भी करता है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन भारत दासता के दुष्परिणाम से परिचित रहा, अतः उसके लिए साम्राज्यवाद का विरोध करना स्वाभाविक था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद के विरुद्ध भी आवाज उठाता रहा है। यानी कि हमारा जो देश है भारत, वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन रहा, यानी ब्रिटेन के अधीन रहा, इंग्लैंड के, इसलिए गुलामी को उसने देखा है। इसलिए हमारा देश हमेशा से साम्राज्यवाद का, उपनिवेशवाद का विरोध करता रहा है और उसका विरोध करना स्वाभाविक भी है।
भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठाता रहा है कि उपनिवेशवाद खत्म होना चाहिए। आज भी भारत, अब हम बात करेंगे नस्लवादी भेदभाव का विरोध करना। नस्लवादी भेदभाव का विरोध करना मीन्स मतलब नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसका विरोध हमारा देश हमेशा करता रहा है। तो भारत सभी नस्लों की समानता में विश्वास रखता है, यानी कि कोई भी किसी भी नस्ल का हो, सभी एक समान है, इस बात में विश्वास हमारा देश रखता है। अपनी स्वतंत्रता के पहले दक्षिण अफ्रीका की प्रजाति पार्थक्य नीति के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में बराबर प्रश्न उठाता रहा है। भारत ने जर्मनी की नाजीवादी नीति का भी विरोध किया है, यानी भारत ने जो जर्मनी ने नाजीवादी नीति अपनाई थी उसका विरोध किया है। इसके अलावा भारत सभी नस्लों का मतलब समानता की दृष्टि से देखता है और अपनी स्वतंत्रता के पहले दक्षिण अफ्रीका की प्रजाति पार्थक्य नीति के विरुद्ध भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हमेशा प्रश्न उठाया है और आवाज उठाता रहा है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नस्लवाद की पूर्ण समाप्ति भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है, यानी कि पूरी दुनिया में जो दुनिया के कुछ देश जो नस्ल के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, तो इस चीज का विरोध हमारा देश हमेशा से करता रहा है। और अब हम बात करेंगे पंचशील की। पंच मीन्स होता है पांच और शील मीन्स होता है आचरण मीन्स चरित्र। तो पंचशील पहली बार तिब्बत के मुद्दे पर 29 मई 1954 को भारत और चीन के बीच हुई संधि में साकार हुआ। यानी क्या है पंचशील? पंचशील पहली बार तिब्बत जो कि देश से हमारा लगा हुआ पड़ोसी देश चीन है, उससे लगा हुआ देश है तिब्बत। तो पहली बार तिब्बत के मुद्दे पर 29 मई 1954 को भारत और चीन के बीच हुई संधि में ये साकार हुआ था, यानी कि बना था। और पंचशील संस्कृत के दो शब्दों पंच और शील से बना है। पंच का अर्थ होता है पांच और शील का अर्थ होता है आचरण। तो अर्थात आचरण के नियम, यानी आचरण के 5 नियम। तो अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहूँ तो ये पंचशील जो है वह एक समझौते का नाम है जो कि हमारे देश भारत और चीन के बीच में 29 मई 1854 को हुआ था। एक समझौता है और पंच का मतलब 5 होता है और शील मीन्स होता है आचरण। तो हमारे देश भारत और चीन ने मिलकर एक समझौता किया था 1954 में, जिसके अनुसार आचरण के 5 नियम इसका अर्थ होता है। तो अब वो 5 नियमों की हम बात करेंगे कि कौन कौन से हैं पंचशील के 5 नियम। पहला नियम है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर करना। यानी पंचशील का जो पहला नियम वो क्या है कि एक दूसरे देशों की आपस में मतलब प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर करना। दूसरा है अनाक्रमण। अनाक्रमण मीन्स एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, यानी भारत और चीन एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा है इसका नियम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, यानी कि भारत और चीन दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई भी बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके अलावा चौथा जो नियम है वो है समानता और पारस्परिक लाभ, मतलब एक दूसरे मतलब सभी दोनों आपस में मतलब समान है और पारस्परिक लाभ। इसके बाद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण मतलब कि दोनों का शांति आपस में शांति पूर्वक तरीके से मतलब अपना अपना अस्तित्व बचाकर रखेंगे और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसको बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे। तो इस तरह ये पंचशील के 5 नियम हैं। इसके अलावा भारत की जो विदेश नीति के सिद्धांत है वो नेक्स्ट 5वां है विश्व शांति के लिए समर्थन। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों में से एक है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संस्था है उसके मूल सदस्यों में से एक भारत है, यानी भारत हमारा देश उसका सदस्य है। वह विश्व शांति के लिए कार्य करता है, यानी जो यूएन है संयुक्त राष्ट्र संघ है वह पूरी दुनिया में विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कार्य करता है। तो ILO, यूनिसेफ, FAO, यूनेस्को आदि से मतलब वह सक्रिय रूप से जुड़ा है, यानी ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी संस्थाएं हैं इन सभी से भारत जुड़ा हुआ है। भारत सदैव लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों का पालन करता है, यानी हमारा देश हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए
इसके निर्देशों का पालन करता रहा है। विदेश नीति का अगला जो लक्ष्य है, ये सिद्धांत है, अगला जो सिद्धांत है वो है निशस्त्रीकरण का समर्थन। निशस्त्रीकरण मतलब हथियार का इस्तेमाल नहीं करना। शस्त्र मीन्स होता है हथियार, तो हथियारों का इस्तेमाल पर रोक और हथियार के बिना बातचीत से आपस में किसी भी मुद्दे को सुलझाना, उसका हल निकालना, इस बात का समर्थन हमारा देश शुरू से करता रहा है। तो भारत आज भी शस्त्रों की होड़ रोकने का समर्थक है। मतलब आज भी हमारा देश दुनिया में जो इतने आधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं, इनको रोकने का समर्थक रहा है कि बिना मतलब कि हथियारों के इस्तेमाल किए हुए अगर किसी देश की आपस में किसी मुद्दे को लेकर लड़ाई है या कोई मतभेद है तो उसे सिर्फ बातचीत से सुलझाया जाए, इस बात का समर्थक हमारा देश हमेशा से रहा है। इसके लिए आवश्यक है जो शस्त्र बनाए जा रहे हैं उन्हें ना बनाया जाए और जो बने हैं उन्हें नष्ट कर दिए जाए। मतलब निशस्त्रीकरण का समर्थन, यानी निशस्त्रीकरण तभी पूरी तरीके से काम करेगा जब दुनिया में जो हथियार बनाए जा रहे हैं उन्हें ना बनाया जाए और जो पहले से बन गए हैं उन्हें नष्ट किया जाए। केवल निशस्त्रीकरण ही अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुदृढ़ बना सकता है, यानी कि केवल बिना हथियारों के इस्तेमाल किए हुए ही पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। इस बात का समर्थन हमारा देश करता है। निशस्त्रीकरण से बचाए धन और साधनों के उपयोग से सभी राष्ट्रों का विकास हो सकता है, यानी कि हथियार बनाने में जो पैसा लगता है, अगर उस पैसे का इस्तेमाल पूरी दुनिया में लोग ना, मतलब कि जो हथियार बनाए जा रहे हैं और उनमें जो पैसा लगता है, तो अगर हथियार ना बनाए जाए तो उससे जो पैसा बचेगा उससे सभी राष्ट्रों अपने देश के विकास में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो पैसा हथियार बनाने में खर्च होता है वह पैसा राष्ट्र अपने देश की विकास में खर्च कर सकते हैं और हथियार ना बनाकर। अब हम बात करेंगे परमाणु नीति की। भारत परमाणु नीति का युद्ध के लिए प्रयोग करने के विरुद्ध है, यानी परमाणु जो हथियार है, न्यूक्लियर जिसे हम बोलते हैं, एटम बम, तो हमेशा से ही भारत परमाणु नीति का युद्ध में इस्तेमाल करने का विरोध करता रहा है। मतलब जब भी किसी देश के आपस में लड़ाई होती है, युद्ध होते हैं एक दूसरे के साथ, कई देशों के या एक दो देशों के बीच, तो युद्ध में जो देश हैं वह परमाणु बम का इस्तेमाल करने की बात करते हैं। तो परमाणु बम का इस्तेमाल करने का विरोध हमेशा से ही हमारा देश करता रहा है कि परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी भी युद्ध में। भारत अंतरिक्ष के परमाणुकरण का समर्थन नहीं करता। मतलब अंतरिक्ष में भी लोग परमाणु बम का इस्तेमाल करने का जो मन में इच्छा रखते हैं, इस बात का विरोध हमारा देश हमेशा से मतलब कि करता रहा है। इसके अलावा वह परमाणु अप्रसार संधि का विरोधी है क्योंकि वह पक्षपात पर आधारित है। जो परमाणु अप्रसार संधि है उस बात का विरोध भी हमारा देश हमेशा से करता रहा है क्योंकि वह पक्षपात पर आधारित होती है। अब हम बात करेंगे सार्क से सहयोग। आखिरी जो पॉइंट है भारत की विदेश नीति का जो सिद्धांत का, वो है सार्क से सहयोग। दक्षिण एशियाई राज्यों, यानी राज्य मीन्स होता है यहाँ पर देश, वैसे राज्य मीन्स प्रांत होता है, लेकिन यहाँ जो राज्य लिखा है इसका अर्थ है देश। तो सार्क से सहयोग दक्षिण एशियाई देशों के साथ भाईचारे के संबंधों का विकास करने के लिए भारत ने सार्क की स्थापना में सहयोग किया है। दक्षिण एशियाई जो देश है, हमारा देश भी दक्षिण एशिया देश के मतलब कि अंतर्गत ही आता है। तो दक्षिण एशियाई राज्यों के साथ मीन्स राष्ट्रों के साथ भाईचारे के संबंधों को जो विकास करने के लिए भारत ने सार्क की स्थापना में सहयोग दिया है। सार्क में भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव आदि राज्य सम्मिलित है। मीन्स सार्क जो देश है उसमें इतने जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिए, ये सभी देश इसमें शामिल हैं। और इस प्रकार उक्त सिद्धांतों ने भारत को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता की है तथा भारतीय विदेश नीति को गति प्रदान की है। अब हम बात करेंगे हमारे देश भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं, यानी कि हम विदेश नीति की बात कर रहे हैं और हमारे देशों के जो हमारे देश के पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं।
भारत एक विशाल देश है। कैसा देश है भारत? एक विशाल देश है मीन्स हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है जिसकी सीमाएं चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा का एक और नाम है म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान से मिलती हैं। तो जितने नाम मैंने यहाँ पर लिए हैं, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान और इसके अलावा एक और देश जिसका नाम नहीं लिखा, बांग्लादेश। इस तरह हमारे देश की सीमाएं 7 देशों से लगती। कितने देशों से लगती हैं? 7 देश। यानी ये सभी 7 देश जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिए हमारे देश के पड़ोसी देश हैं। और भारत के संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा से एक से नहीं रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि जो संबंध हमारे देश के पड़ोसी देशों से शुरू से है वो आज भी हैं। इनमें परिवर्तन होता रहता है। यदा कदा समस्याएं भी हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारी मतलब कि आती रहती हैं। भारत ने इन समस्याओं को सदैव शांतिपूर्ण ढंग से परस्पर वार्ता से सुलझाने का प्रयास किया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमारे देश भारत ने हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ या किसी के भी साथ अगर किसी तरह का कोई मतभेद है, कोई विवाद है, तो उसे हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की है। और इन्हीं सुलझाने में वह किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं चाहता। मतलब हमारे पड़ोसी देशों के साथ अगर हमारा कोई मतभेद है भी तो भी हमारा देश ने कभी ये नहीं चाहा कि कोई तीसरा व्यक्ति या कोई तीसरा राष्ट्र आकर इसमें मध्यस्थता करेगा और वह हमारे मामले सुलझाएगा। नहीं, इस बात का कतई भारत समर्थन नहीं करता। देश के आर्थिक विकास और शांति तथा स्थिरता के लिए पड़ोसी देशों के साथ मित्रता और सहयोग आवश्यक होता है। तो इस तरह पड़ोसी देशों के साथ हमारे देश के संबंध हमेशा से वैसे अच्छे रहे हैं। कुछ देशों के साथ थोड़े बदलते भी रहते हैं। अब हम अपने पड़ोसी देश भारत और चीन के संबंध की बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे देश के ये 7 पड़ोसी देश हैं, उसमें से हमारा जो पहला देश भारत और चीन, तो हम अपने पड़ोसी देश जो कि उत्तर दिशा में हमारे देश से लगा है, हिमालय के उस तरफ चीन, उसकी बात करेंगे कि चीन के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। भारत और चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। मतलब पूरी दुनिया में जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से हमारा देश भारत और चीन की सभ्यताएं ही पुरानी हैं। दोनों देशों के संबंध हजारों वर्षों पुराने हैं। यानी हमारे देश और चीन के संबंध आजकल के नहीं हैं, हजारों साल से हमारे और चीन के संबंध हैं। ईसा से पूर्व 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक के समय से चीन में बौद्ध धर्म का विकास हुआ। यानी ईसा पूर्व से हमारे देश के चीन के साथ संबंध है और सम्राट अशोक के समय से चीन में बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। यानी हमारे देश से ही वहाँ बौद्ध धर्म गया है। और किसने पहुँचाया? राजा अशोक ने, जो कि ईसा से पूर्व थे। अशोक के काल से भारत के अनेक विद्वान चीन गए। यानी अशोक जो हमारे देश के राजा हैं, जो कि मौर्य वंश के समय के हैं, तो अशोक के काल के बाद भारत ने अनेक विद्वान हमारे देश से चीन गए और चीनी यात्री भी हमारे देश भारत में आते रहे हैं, जिनमें फहान और हैनसोंग है। तो सबसे पहला व्यक्ति जो भारत आया था चीनी, वह फहान था। उसके बाद दूसरा हैनसोंग था। ये दोनों व्यक्ति भारत आए थे, पहले फहान और फिर हैनसोंग। हैनसोंग तो हमारे देश में 14 साल रहकर हमारे देश के ग्रंथों का उसने अध्ययन किया था। चीनी विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया करते थे। वर्तमान काल में 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप साम्यवादी सरकार स्थापित हुई। भारत ने चीन में साम्यवादी क्रांति का स्वागत किया और चीन की नई सरकार से अच्छे संबंध स्थापित करने की पहल की, जो कि काफ़ी कुछ सफल भी हमारे देश में रही है। तो हमारा जो देश है भारत, वह जगत गुरु रहा है प्राचीन काल से। जगत गुरु मतलब पूरी दुनिया का गुरु। और हमारे देश में दूसरे देशों से लोग पढ़ने आया करते थे और चीन के मतलब कि लोग भी हमारे देश में पढ़ने आया करते। हमारे देश की पुरानी जो शिक्षा का केंद्र रही हैं नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, यहाँ पर लोग पढ़ने आया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि बिहार में है, पहले था, वर्तमान में भी यूनिवर्सिटी खोली गई है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी व्यक्ति पढ़ने आया करते थे। 1949 के बाद में चीन ने साम्यवादी मतलब नीति को अपनाया, तो उसका भी हमारे देश ने उसका स्वागत किया। साम्यवादी चीन को सबसे पहले मान्यता देने वालों में भारत प्रमुख था।
यानी चीन ने जो साम्यवादी नीति अपनाई थी उनमें मान्यता देने वालों में भारत, हमारा देश, सबसे पहले प्रमुख देश था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को सदस्य बनाने में काफी महत्वपूर्ण पहल की थी। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो संस्था है उसमें उसका सदस्य बनाने में भारत ने अपनी तरह से पूरा सहयोग दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को उसका सदस्य बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी और विस्तार से भारत और चीन के संबंधों की। तो भारत और चीन ने 1954 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो कि पंचशील समझौते के नाम से पूरे संसार में जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि भारत और तो पंचशील भारत ने चीन के साथ जो समझौता किया था 1954 में, वह पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करने वाले इन 5 सिद्धांतों को दोनों देशों ने स्वीकार किया, माना विश्व के अन्य देशों में भी पारस्परिक संबंधों में इनका पालन करना चाहिए। मतलब हमारे देश ने, भारत ने और चीन ने जो 5 नियम बनाए थे एक दूसरे के साथ में, उन्हें दोनों ने माना और हमें ऐसा लगता है कि बाकी देशों को भी आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह के नियमों को अपनाना चाहिए। पर कुछ समय के बाद चीन ने भारत की बहुत बड़े भूभाग पर अपना दावा प्रस्तुत किया। मीन्स हमारे देश की बहुत सारी भूमि पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया और सन 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण किया। भारत ने चीन के इस आक्रमण का विरोध किया और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए युद्ध भी किया। युद्ध के बाद भारत चीन संबंध तनावपूर्ण हो गए और बहुत समय तक सामान्य नहीं रहे। मतलब कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश ने चीन के साथ जो समझौता किया था उसका भारत ने पूरी तरीके से पालन किया, लेकिन चीन ने क्या किया, चीन ने हमारे देश की बहुत बड़ी भूभाग पर यानी बहुत सारी जमीन पर अपना कब्जा कर लिया और अपना मतलब कि अधिकार बताया। तो इस तरह इसके बाद भी, कब्जा करने के बाद भी सन 1962 में चीन ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया और फिर इसके बाद भारत ने चीन के इस आक्रमण का विरोध किया और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमारे देश ने उसका जवाब दिया युद्ध के माध्यम से। युद्ध के बाद भारत और चीन यानी हम दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए, जो कि बहुत समय तक सामान्य नहीं रहे। युद्ध के लगभग 2 दशकों के बाद यानी 1962 में हमारे देश भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो युद्ध के लगभग 2 दशकों के बाद भारत चीन संबंधों में सुधार के प्रयत्न दोनों ओर से किए गए। यानी 1962 के 20 साल बाद, 2 दशक मीन्स 20 साल, 1 दशक 10 साल का होता है, 2 दशक मीन्स उसके 20 साल बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के संबंध सुधारने की कोशिश की। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध टूट गए, यानी जो राजनीतिक संबंध थे वे टूट गए थे। 1976 में उन्हें पुनः स्थापित करने की कोशिश की गई। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए वार्ताएं प्रारंभ की गई। यानी हमारे देश के ऊपर जो चीन ने अपना दावा प्रस्तुत किया था और हमारे देश की भूमि पर कब्जा कर रखा था, इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आपस में वार्ताएं हुई, बातचीत हुई। वर्तमान में दोनों देशों के बीच अनेक आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक समझौते हुए हैं, पर सीमा विवाद अभी भी भारत चीन संबंधों में अनसुलझा है। उसे सुलझाने के शांतिपूर्ण प्रयत्न किए जा रहे हैं। यानी कि वर्तमान समय में हमारे देश भारत के चीन के साथ कई राजनीतिक समझौते, मतलब कई आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक समझौते हुए हैं, लेकिन हमारे देश और चीन के बीच जो सबसे बड़ा विवाद है वह है सीमा विवाद। यानी कि चीन ने हमारी बहुत सारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। तो ये जो विवाद है ये जो सीमा विवाद है वह अभी भी भारत चीन संबंधों में अनसुलझा है। मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है और उसे सुलझाने के शांतिपूर्ण प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई स्थायी हल नहीं निकला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।